तो हाय एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। बस हम जो चैप्टर ले रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो हमारा है मोल कंसेप्ट। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट की। अच्छा, मोल कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो मोल कंसेप्ट से पहले कुछ बातें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मोल कंसेप्ट से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एटम क्या है। ठीक है। क्या क्या पता होना चाहिए आपको? एटम के बारे में पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है। क्लियर है? तो एटम की मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। जो काम की बातें हैं, जो गोल में चैप्टर में पूछा जाता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी का जो डिटेल में बात करेंगे वो एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बात करेंगे। क्लियर है? तो एटम की बात हम करेंगे कि भाई एटम क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, कैसा दिखता है, इस तरीके की हम। ठीक है। हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। आज हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। अब ये जो है ना, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। कैसे इम्पोर्टेंट है? देखो भाई, स्टार्टिंग में आप ये चीज दिमाग में रखना कि देखो, एटम दिखता कैसे, ऐसा दिखेगा तो है नहीं। कि देखो एटम में क्या क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। मान लो यार कि मेरे पास कोई एक सिंबल है। ठीक है। अब मेरे पास जो जुड़ा हुआ है, उसके पैर के नीचे एक जेड है, ऊपर क्या है, ए। ये क्या होता है? एक एटम की रिप्रेजेंटेशन होता है। इस तरीके का दिखता है। अच्छा, कैसे दिखता है? अब देखो यार, कोई सा भी पेरियोडिक टेबल में से एक एलिमेंट आप उठा लो। कौन सा? मान लो कि हम जो बात कर रहे हैं वो सोडियम की बात। अच्छा, आपने ये जरूर देखा होगा कि जो सोडियम है ना, कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा कि नीचे यार लेवल लिखा है, ऊपर 33 लिखा। ये होता क्या है? ये है क्या? या ये होता क्या है कि ये एटम की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अब कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सिंबल बनाया, ठीक है, मैंने यहाँ पर जेड से डिनोट किया है। ये एक साइंटिफिक नोटेशन होता है जो यूज किया जाता है। तो जेड क्या होता है हमारा? जेड डिनोट करता है एटॉमिक नंबर। किसको डिनोट करता है ये? एटॉमिक नंबर। ठीक है। अब ए होता है, ए रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से क्या मतलब है? अब देखो एक चीज देखो, हमारे पास कोई एक एटम होगा, वो क्या भाई इकलौता होगा, सिंगल होगा, जैसे सोडियम है। सोडियम सिंगल है। अब इसका जो मास होगा, इस एटम का जो मास होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। मतलब एटम का मास, एटम का जो भी मास होगा वो हमारा क्या होगा? एटॉमिक मास होगा। चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, ये भी आपको पता होगा कि हमारे पास जो एक एटम होता है, एटम की अगर हम बात करें तो उसमें दो चीज देखी जाती है। क्या क्या देखा जाता है? पहली चीज कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है। कि हाँ भाई, न्यूक्लियस होता है। ये भी आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। एक जो पार्ट हो गया वो हमारा न्यूक्लियस हो गया। एक और जो पार्ट है हमारा दूसरा, वो है हमारा ये वाला। ये दूसरा अगर हम बात करें तो ये, इसके अराउंड ये जो छोटे छोटे सर्कल्स होते हैं ना, ये डिनोट करता है किसको? सेल्स को डिनोट करता है। इन सेल्स में होता क्या है कि हमारे पास न्यूक्लियस के बाद जितना भी एरिया रहेगा, वहां क्या होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? मूव करेगा इलेक्ट्रॉन। और जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में दिमाग में रखना है, क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस। तो हमने ये देखा कि भाई हमारे पास जो एक एटम है, एक जो एटम है उसमें क्या क्या प्रेजेंट, हमने ये देखा कि भाई हमारा जो एटम है, पहला पॉइंट तो भाई उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सही बात है। और क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन है। और क्या प्रेजेंट है? न्यूट्रॉन। अब ये तीन चीज क्या होती है एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जो बात किया था वो एटॉमिक मास के बारे में किया। अब हमें ये पता है कि भाई एटम के अंदर जितनी चीज होंगी, उसका जितना वेट होगा, उन सबको मिलाकर जो भी वेट आ रहा होगा, वो क्या होगा? उस एटम का मास होगा। तो मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ कि हमारे पास अगर मैं बात करूं कि मास ऑफ प्रोटॉन, अगर मास ऑफ एटम, तो वो किसकी इक्वल होगा? तो अभी आपने देखा कि सर प्रोटॉन होगा।
न्यूट्रॉन प्रेजेंट था और कौन था, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। इन तीन के चक्कर में, इन तीन, ये तीन ही रेस्पॉन्सिबल होंगे उस एटम के मास के लिए। हाँ कि ना? हाँ बोलो, तुम बिल्कुल सही बात है। अब मुझे ये भी पता है कि अगर सबके मास नहीं पता है, तो मुझे इतना पता है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब है, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 10 टू द पावर -31, मतलब आप ये आइडिया लगा सकते हो कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल। कैसे? -31, इमेजिन करो, -31, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल। ये वही बात होगी समुद्र में, अगर आप एक बाल्टी भर के पानी में डाल दोगे, तो ये नहीं कि वहां पर प्रलय आ जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। समुद्र बहुत बड़ा है, उसमें आप एक बाल्टी भर के पानी डाल दोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली, मास ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन का मास होना ना होना उस एटम का मास डिफाइन नहीं करता। ठीक है? क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसका मास ही इतना अ, छोटा, इतना नेग्लेक्ट होता है, तो उस पर पूरा ऑलमोस्ट वेट डाल ही नहीं। तो मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी, मास ऑफ एटम, अगर मैं बात करूं, तो वो रेस्पॉन्सिबल किसके होगा? इसको ही अगर मैं और क्लियर तरीके से लिखूं, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि जो मास ऑफ एटम है इक्वल किसके हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की। ये बात आपको क्लियर है? और आपको ये भी पता है, ये भी आपको पता होगा कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन, मास ऑफ एटम, सॉरी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है न्यूक्लियस के। समझ में आ रहा है? तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी एटम का मास इक्वल किसके होगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और वही किसके इक्वल होगा, न्यूक्लियस के। तो यहाँ पर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर मुझे टोटल न्यूक्लियस पता चल जाए, तो उस एटम का भी मास मुझे पता होगा। तो यहाँ पर ये जो तीनों है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि अगर मुझे टोटल न्यूक्लियस पता है, तो उस एटम का मास भी मैं डिफाइन कर सकता। समझ में आ रहा है? तो सिमिलरली हमने जो स्टार्ट किया था एक एटम से, बात किया था कि उसको कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता है। अब मेन चीज, चलो ये तो समझ में आ गया है। अब मेन चीज, सबसे बड़ी दिक्कत आई कि भाई न्यूट्रॉन्स क्या है, ये जो एन है वो है क्या। अगर मैं एन की बात करूं, तो एन है क्या? तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें, अब अब यहाँ पर हमारे पास जो था वो एक सोडियम का एटम। सबसे पहले हमने अभी बात किया कि सोडियम का एक एटम, आगे ना ये कुछ इस टाइप से था। अब आपको ये पता है कि हमारा जो 11 है वो क्या है, जेड है। और जेड क्या है, एटम। अब कभी भी कोई एटम है, उसके नीचे कुछ भी नंबर दिया हो, तो वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर का। और जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, सेट के थ्रू करते हैं। और ये क्या है हमारा 23 एटॉमिक। हाँ कि ना? अब यही एटॉमिक मास किसके इक्वल, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, या किसके इक्वल होगा, न्यूक्लियॉन्स के होगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक जो टर्म रह गया अननोन, वो रह गया न्यूक्लियस से क्या मतलब। अब आया हमारे पास, न्यूक्लियॉन्स को भी हमने डिसाइड डिसाइड कर लिया कि भाई, डिसाइड क्या कर लिया, ये पता चल गया कि हमारे पास जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। अब जो अननोन आया वो हमारा आया न्यूट्रॉन। कि न्यूट्रॉन्स क्या होता है, न्यूट्रॉन कुछ नहीं होता है। आपको बस ये दिमाग में रखना है कि अगर किसी भी एटम में, अगर आपको न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है, तो आपको ये दिमाग में रखना होगा कि हमारे पास उसका जितना भी एटॉमिक मास होगा, जिसको हमने ए से नोट किया हुआ है, माइनस करना होगा उसके एटॉमिक नंबर से। मैंने क्या बोला, अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है, तो ये पता होना चाहिए कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, उसका एटॉमिक मास कितना होता है। तो अब जैसे मान लो कि अगर मुझे, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया सोडियम, ठीक है। अब सोडियम का मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि भाई सोडियम है, इसका मुझे एटॉमिक नंबर दैट इज जेड,
कितना होता है, क्या होता है मुझे पता है। इसका एटॉमिक मास कितना होता है मुझे ये पता है कि ए से रूट करते हैं 23 होता है। क्लियर है। अब मुझे अगर न्यूट्रॉन चाहिए होगा तो मैं न्यूट्रॉन कैसे निकालूंगा। मैंने अभी बताया था कि क्या करना है, ए माइनस जेड करना है। ए माइनस जेड मतलब 23 माइनस 11, कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, न्यूट्रॉन आ गया। और मैं अभी आपको बता रहा था कि किसी भी एटम के ऊपर जो लिखा होता है वो उस एटम का मास होता है। हाँ कि ना। और मैं ये बात यहाँ प्रूव करता हूँ कि किसी भी एटम का जो मास होगा वो किसके होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होगा या उसके न्यूक्लियस के इक्वल होगा। तो अगर मैं मास ऑफ सोडियम निकालता हूँ, अगर मैं मास ऑफ सोडियम एटम निकालता हूँ, मैंने क्या बोला, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। हाँ कि ना, यही बोलता आया हूँ मैं। तो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, न्यूट्रॉन कितना था, 12 था। प्रोटॉन कितना था, प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल होते हैं जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है। ये मैं भी लिखा दूंगा आपको, 11, दैट इज इक्वल्स टू 23। तो ये क्या हो गया, हमारे पास मास ऑफ एटम आ गया। तो ये पूरी बात से ये कंक्लूजन निकल कर आता है कि भाई हमारे पास जो मास ऑफ एटम है वो हमारा न्यूट्रॉन प्लस और होगा, और जो इक्वल किसके होगा, उसके न्यूक्लियॉन्स के। ये इम्पोर्टेंट जो टर्म है जैसे न्यूक्लियॉन्स हो गया, आ, ये सारी जो टर्म है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब एक चीज था, अब एक पॉइंट और लिखो आपकी, मैंने से बताया कि अभी हमेशा दिमाग में रखना, जो जितना एटॉमिक नंबर होगा, कोई एटम है, मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई नंबर जेड जितना होगा या नंबर, एटॉमिक नंबर वो किसका होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जो एटॉमिक नंबर है ऑलवेज इक्वल किसके होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये दिमाग में रखना है। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास अगर फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होगा वो इक्वल होगा उसके प्रोटॉन के। ठीक है। तो ये भी बोल सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं एटॉमिक नंबर के लिए, जितना एटॉमिक नंबर उतना नंबर ऑफ। बट हाँ, कभी नंबर ऑफ इक्वल नहीं होता है। ठीक है। ये मैं अभी बता रहा हूँ, आगे जाके भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। तो ये सारी जो बातें थी वो क्या थी, इंपॉर्टेंट थी, एटम से रिलेटेड थी। क्लियर है। अब हम जो बात करेंगे वो अपने टॉपिक की बात करेंगे, मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट की अगर आप बात करें तो मोल है क्या। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो है मोल कंसेप्ट। अच्छा, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली चीज हमेशा दिमाग में रखना कि हमेशा इसमें जो रेफरेंस लेकर हम चलते हैं, इसमें जो हमारा रेफरेंस होता है वो एटम जो होता है वो हमारे कार्बन होता है। कार्बन के भी क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स कितने क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। अब कार्बन का जो आइसोटोप होता है वो कार्बन 12 आइसोटोप को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। चलो, ठीक है। अच्छा, मोल है क्या। अब ये चलो ठीक है, समझ में आ गया यार, कार्बन 12 आइसोटोप लेते हैं, ठीक है, क्यों लेते हैं, क्योंकि ज्यादा मिलता है, और ज्यादा ज्यादा मिलेगा तो उस पर एक्सपेरिमेंट भी ज्यादा होगा, और ज्यादा एक्सपेरिमेंट होगा तो अपने को रिजल्ट भी मिलेगा। क्लियर है, इसीलिए हम बात करते हैं। अब है क्या, अब एक चीज दिमाग में रखना है क्या, मोल है क्या। अच्छा, ये चीज है, एक चीज आपको पता होगा कि डेली लाइफ का अगर हम एग्जाम्पल लें तो आपको ये कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि हम जो बात करते हैं एक डजन की बात करते हैं। हाँ कि ना। अरे अगर मैं पूछूं यार कि एक डजन है, आपके घर वालों ने बोला जाओ एक डजन बनाना लिया, तो आप क्या बोलोगे यार, एक डजन, और आपको पता है एक डजन में कितना होता है, 12 बनाना होता है। हाँ कि ना, सही बात है। अब मैं अगर बोलूं कि जाओ एक मोल लेकर आ जाओ, मैंने बोला कि जाओ एक मोल बनाना ले आओ, तो क्या आप ला पाओगे। आप ये बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया है नहीं, हमें कैसे पता चल जाए। तो होता क्या है, एक डजन में फिक्स क्वांटिटी है कि वो 12 चीजें आएगा, आइटम आइटम नहीं, 12 बनाने आएंगे। अब एक मोल का मतलब क्या है, तो एक साइंटिस्ट थे, वो कौन थे, एवोगाड्रो। ठीक है, एवोगाड्रोस साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक एवोगाड्रोस नंबर दिया है आपको,
बोल सकते हैं कांस्टेंट था, जिसको डिनोट किया गया Na के थ्रू, इस तरीके से डिनोट किया गया। अब होता क्या, चलो ठीक है यार, अब इन्होंने ये बोला कि एवोगाड्रो नंबर, जिसे हम Na के थ्रू बात करते हैं, हम जो मोल की बात कर रहे हैं, मोल होता क्या है। अब मैंने ये बोला कि मेरे पास एक इस तरीके का मैंने एक सर्कल, इस तरीके का मैंने ये बनाया। अब मैंने ये बोला कि भाई देखो, इसमें जो 12 बनाना है, मान लो कि मेरे यही 12 बनाना है, इसको आपने एक डजन बोल दिया। अब यही 12 बनाने से कितना हो जाए, बहुत ज्यादा इतना हो जाए कि आप काउंट ही ना कर सको, इतना हो जाए कि आप काउंट ही ना कर सको। तो जब आप काउंट ही ना कर सको, तो उसको क्या बोलना है आपको, मोल बोलना है। क्या बोलोगे आप, वन मोल बोलोगे आप। क्या बोलोगे आप, वन मोल। तो वन मोल क्या है, एक, क्या है वन मोल, क्या है, एक क्वांटिटी है। मोल क्या है, एक क्वांटिटी है। मैं ये नहीं बोल सकता कि उसमें यार 12 बनाना है तो मैं उसको वन मोल बोल दूं, नहीं, उसको आप एक डजन बोलोगे। अगर आपको मोल बोलना है, तो मोल क्या है, जो आप काउंट ना कर सको। अब आप बोलोगे सर मैं काउंट कितना नहीं कर सकता, तो उस किसको बोलेंगे। तो एवोगाड्रोस ने बोला वन मोल जो होगा, वो किसके होगा, एक एवोगाड्रो नंबर के होगा। किसके इक्वल होगा, एवोगाड्रो नंबर के होगा। और इस नंबर की जो वैल्यूज होती है, वो होती है 6.023 इन 23। एंड एटम बोलो चाहे आप कुछ भी बोलो, ठीक है, एटम्स होते हैं जिसको डिनोट किया जाता है एन के थ्रू। तो मोल क्या है, मोल एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। कितनी बड़ी क्वांटिटी है, अब आप बोलोगे, अब आपको पता चल गया है, साइंटिस्ट ने बताया है किस किसके इक्वल होगा, वो इतने के इक्वल होगा। अब आप ये इमेजिन कर सकते हो कि एक तो हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा जिसकी जो वैल्यू थी -31, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल, और एक ये कितना हो गया हमारे पास, 23। सपोज करो यार कितना हो गया। अब मैं जाके बोलू ना आपको कि जाओ एक मोल बनाना ले आओ, आप बोलोगे सर, हाथ जोड़ लोगे सर, नहीं, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इतना ज्यादा है, नहीं हो सकता सर, रेडी वाला ही नहीं मिलेगा सर। ठीक है। अब जब कभी भी मोल की बात किया जाए, तो मोल क्या होगी, बहुत बल्क क्वांटिटी की बात होगी। और एक डजन की बात होगी तो वो एक 12 बनाना की बात होगी। तो ये क्या था, एक मोल के बारे में था। अच्छा, अगर मैं डेफिनेशन की, अब मैं अगर यहाँ पर डेफिनेशन की बात करूँ, तो डेफिनेशन क्या होगी। अब डेफिनेशन आपको बहुत समझ में आएगी। मोल क्या है, वो मैं ये बोल सकता हूं कि इट इज अ क्वांटिटी। अगेन अभी हमने बात करी, सही बात, इट इज अ क्वांटिटी दैट कंटेन्स, दैट कंटेन्स मैनी एंटिटीज, मैनी एंटिटीज। भाई कैसी एंटिटीज, लाइक मैं यहाँ बात कर सकता हूँ कि देखो हमारे पास एटम्स हो सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। ये हमारी क्या है, एंटिटीज है। क्लियर है। अब ये जो एंटिटीज है, ये किसमें प्रेजेंट, मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर ये जो डिफाइंड होता है वो एक कार्बन 12 आइसोटोप्स में होता है, हाँ कि ना। तो ये दिमाग में रखना है कि मोल क्या है, एक क्वांटिटी है जिसके अंदर क्या क्या हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल, पार्टिकल। एज देयर आर, एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये चीज, ये क्या होता है, एक डेफिनेशन होती है। मोल कंसेप्ट है, हम कार्बन 12 को आइसोटोप्स हम लेके चलते हैं। हाँ, इसके और भी आइसोटोप्स होते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि उसकी ही वैल्यू होती है जो ज्यादा काम आता है, ज्यादा मिलेगा, ज्यादा एक्सपेरिमेंट और ज्यादा ही रिजल्ट होता है। तो कार्बन 12 क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है, जिसके कारण हम बहुत ज्यादा बातें कर पाए। ठीक है, तो हम सारी जो बात करेंगे वो हम किसकी बात करेंगे, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप की बात करेंगे, हाँ कि ना। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये इसकी डेफिनेशन थी। ठीक है, अब आगे हम और फर्दर बात करेंगे। ठीक है, अब लाइक अगर हम बात करें
कि हमारे पास एक चीज होता है कि अब चलो इन सबको मिलाकर आपने इसको एक मोल बोला। ठीक है, मुझे ये समझ में आया, मैं इसको एक बार कॉपी करता हूँ। एक मिनट दीजिए बस। हम्म, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर। हम्म, तो मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ, हाँ, तो हमें ये पता है कि हमारे पास जो एक मोल है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है एवोगाड्रो के इक्वल है। ठीक है, अब एक जो हमारे पास छोटा सा एक ये बिंदी है जिसको हमने एक एटम बोला, ये जो एटम होगा इसका मास कितना हो? तो इसका जो मास है आप में रखना है 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 है, एक एटम का। ये कैसे पता चला? ये हमें पता चला मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू। अच्छा, अब ये आप बोलोगे सर कि ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है? मास स्पेक्ट्रोमेट्री आगे एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मास डिटेक्ट करने के काम होता है। ठीक है, तो ये कुछ उससे रिलेटेड बातें थी। एक एटम का इतना मास होता है। ठीक है, अब एक एटम का इतना मास होता है। आपको ये भी पता है कि भाई अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 12 ग्राम होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास जो एक कार्बन है तो 12 ग्राम है, 12 ग्राम पूरे कार्बन का मास है, वो किसके इक्वल होगा? मैं ये बोल सकता हूँ वो एवोगाड्रो के equal होगा। आई होप यहाँ तक ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। आगे की बातें हम आगे करेंगे। ठीक है।